गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भी जो है जैसे चतुर्थक क्रियाकलाप होता है, जो कार्य है, कार्यों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, तो ये चतुर्थक क्रियाकलाप आता है, जिसके अंतर्गत जो है हमको सेवाएं मिलती है। हम किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में हम पैसा देते हैं। तो हम देखेंगे सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान में सेवा क्षेत्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। सकल घरेलू उत्पाद में भी इस क्षेत्र की महत्व को समझना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर को भी ऐड किया जाता है जब हम जीडीपी अपने देश का निकालते हैं। तो वही बताया गया जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में भी इस क्षेत्र की महत्व को समझना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र में नई तकनीक आ जाने से अनेक नवीन सेवाओं का जन्म हुआ है। मोबाइल कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा के आने से किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना पहले की तुलना में बहुत ही कम समय में सुलभ हो सका है। ठीक है, लगातार हम संचार और विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं, जिसके कारण आज जो है नई तकनीक और नए सेवाओं का जन्म हुआ है, जिनमें अग्रणी है मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा। आज मैं सोचता हूँ कि सभी बच्चे, सभी घरों में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध है। मोबाइल के माध्यम से जो है वो इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे काम जो है वो ऑनलाइन ही संपन्न होते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करना पहले की तुलना में और भी क्या हो गया है, बहुत सुलभ हो गया है और उसमें जो है कम समय भी लगता है। सेवा क्षेत्र एवं रोजगार। ठीक है, सेवा क्षेत्र एवं रोजगार। वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सेवा क्षेत्र में हुए परिवर्तन को हम इसमें जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वर्ष 1950-51 के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 30% था, जो कि वर्ष 2009-10 में बढ़कर 57% हो गया। रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी उन्हीं वर्षों में क्रमशः 70 एवं 25% थी। ठीक है, जब ये वाला आप वीडियो देखेंगे तो अपने साथ बुक भी रखेंगे। ठीक है, वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सेवा क्षेत्र में हुए परिवर्तन को हम एक दंड आरेख द्वारा जो है समझ सकते हैं। देखिए, एक दंड आरेख बताया गया है। देखिए, इसमें आप जो है इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर जीडीपी और रोजगार प्रतिशत में है कि 10 से 20 से लेके 60% तक, और यहाँ पर 1950 और 51, जिसमें यहाँ पर 30% और यहाँ पर 17%। ठीक है, जीडीपी ब्लू कलर से बता रहा है, रोजगार में हिस्सा जो है रेड से। सेवा कार्य एवं उनके उपक्षेत्र। सेवा क्षेत्र में बदलाव अपेक्षा अनुरूप नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई। हमने कल के भी वीडियो में देखा कि कैसे उद्योगों के बढ़ने से, उत्पादनों के बढ़ने से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई, जबकि जैसे जैसे उद्योग उन्नति कर रहे थे वैसे वैसे रोजगार बढ़ने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर उल्टा हो गया। जब उत्पादन 5 गुना बढ़ गया तो वर्करों की संख्या जो है 50% घट गई, जबकि ये और बढ़ना था। तो यहाँ पर भी सेवा क्षेत्र में बदलता स्वरूप अपेक्षा अनुरूप नहीं है कि जैसे जैसे सेवाओं का क्षेत्र बदल रहा है उसमें जो लाभ है या जो हमको रोजगार की उपलब्धता है वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। आज सेवा क्षेत्र में वृद्धि तो हो रही है, परंतु उस अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है। लोगों को अपेक्षा थी कि रोजगार के अधिक अवसर मिले, पर वे बदलाव साथ साथ नहीं चल पाए जिसकी उम्मीद कर रहे थे। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों को देखते हैं।
सेवा कार्य के अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले नंबर पे है व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार। दूसरा है बैंकिंग, बीमा, स्थायी संपदा। तीसरा है सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। पहले नंबर पे व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा परिवहन, भंडारण और संचार। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण और संचार उप क्षेत्रों का सबसे अधिक योगदान है। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना, जैसे कपड़े की खरीदी एवं बिक्री, नाश्ते एवं भोजन से संबंधित वस्तुओं का विक्रय, ठहरने के लिए लॉज की सेवा आदि शामिल है। ठीक है। ये भी सेवा होती है कि भाई आप किसी होटल पे जाते हैं तो आपको खाने पीने की सुविधा, रहने की सेवा मिलती है। परिवहन, भंडारण और संचार भी सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र का अहम हिस्सा है। परिवहन के अंतर्गत वायु, रेल, सड़क एवं जल परिवहन सम्मिलित हैं। इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, अर्थात उनको सेवाएं दी जाती है। इस उपक्षेत्र के अंतर्गत छोटे छोटे होटल, मेटाडोर, टेम्पो, परिवहन सेवाएं तथा साग सब्जी बेचने वाली दुकानें, पान ठेले तथा स्वरोजगार आदि आते हैं। इस उपक्षेत्र से लोगों को लगातार रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, जैसे रिक्शा, मेटाडोर, ट्रैक्टर आदि छोटी परिवहन सेवा में लोग कार्य पर लगे हुए दिखाई देते हैं, परंतु इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। यहाँ कई कार्य ऐसे हैं जिसमें बहुत से लोग लगे हुए हैं परंतु उन्हें कम वेतन मिलता है। इस उपक्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्रों से होते हैं। आप देखेंगे कि परिवहन के कार्यों में बहुत सारे लोग जो है संलग्न हैं, और लोगों की अधिक संख्या होने की वजह से जो है क्या होता है, रोजगार बढ़ जाता है। इस उपक्षेत्र से लोगों को लगातार रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, जैसे रिक्शा, मेटाडोर, ट्रैक्टर आदि छोटी परिवहन सेवा। ठीक है। सेवा में लोग कार्य पर लगे हुए दिखाई देते हैं, परंतु इन्हें हमेशा काम नहीं मिलते। यहाँ कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से लोग लगे तो होते हैं परंतु उन्हें वेतन कम मिलता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, असंगठित होते हैं। भंडारण कृषि एवं उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि में भंडारण के अभाव में बहुत सारी वस्तुएं उपभोग किए बिना नष्ट हो जाती है, जिससे आर्थिक क्षति होती है। ठीक है। यदि हम किसी चीज़ों को जो है भंडारित नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो उसका हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। संचार के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं शामिल है। यह क्षेत्र सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ उपक्षेत्र है। हमारे देश में मोबाइल की सेवा लेने वालों की संख्या 75 से 80% है और इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 20% है। उदाहरण के लिए गांव का एक दुकानदार अपने कारोबार को मोबाइल के माध्यम से चलाता है। वह शहर की दुकानों का प्रचलित मूल्य पता कर अपनी दुकान के लिए अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर खरीदारी करता है। संचार के साधन से उसे उचित मूल्य पर सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस तरह उसके धन और समय की बचत होती है। ठीक है। दूसरा है बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा। इस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इन सेवाओं के अंतर्गत बैंकों, डाकघर, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां, जीवन बीमा, साधारण बीमा और अचल संपत्ति कंपनियां आदि की सेवाएं सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र सबसे तेज गति में बढ़ती हुई सेवाओं की श्रेणी में आ जाता है। इसमें काम करने वाले लोग उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इस कारण केवल 2% लोगों को इस उपक्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है, परंतु इनका उत्पादन में सहयोग 17% है। इस तरह से बहुत कम लोगों का रोजगार में योगदान है, परंतु उत्पादन में वृद्धि अधिक है। ठीक है। बीमा और बैंकिंग, ये सकल घरेलू उत्पाद में इनकी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह क्षेत्र सबसे तेज गति से बढ़ती हुई सेवाओं की श्रेणी में आता है। इसमें काम करने वाले लोग जो है हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं और आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इस कारण केवल 2% लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है, क्योंकि इसमें जो है
जो प्रशिक्षित और जानकार व्यक्ति हैं वही उन्हीं लोगों को ही जो है यहाँ पर रोजगार उपलब्ध है, परंतु इनके उत्पादन में सहयोग 17% है। भले ये 2% लोगों को रोजगार देता है, परंतु जीडीपी में ये 17% का योगदान करते हैं। सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कपड़े सिलना, सैलून का काम एवं सफाई आदि की सेवाएं इनके अंतर्गत आती है। सरकारी नौकरियां भी इसी क्षेत्र में आती है। ठीक है, आज हम जो है हॉस्पिटल, कपड़े सिलाई का, सैलून का काम, इसमें भी हमको सेवाएं मिलती हैं ना, कि हम लोगों के पास जाते हैं तो हमारी जो है वह हजामत बनाते हैं, या घरों में जो साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं जिनसे हम सेवाएं लेते हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र का बदलता स्वरूप। तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नवीन आविष्कारों से सेवा का स्वरूप बदलते जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बैंकिंग, बीमा एवं बिजनेस में देखा जा सकता है। यही कारण है कि केवल 2% लोग इस उपक्षेत्र में रोजगार पाते हैं। ठीक है। तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नवीन आविष्कार, आज देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में नित नए जो है आविष्कार हो रहे हैं, जिससे इसकी क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र जो है क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बैंकिंग, बीमा एवं बिजनेस सेवा में देखा जा सकता है। आज मैं सोचता हूँ कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनमें से 50 से 80% लोग जो है नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। यही कारण है कि केवल 2% लोग इस उपक्षेत्र में रोजगार पाते हैं, परंतु उनका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में 17% है। सन 1990 के प्रारंभ में संचार तकनीक में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां इत्यादि सेवाओं की सुविधा प्रारंभ हो गई है। दशकों पूर्व बैंकों की सेवा मुख्यतः कर्मचारियों पर निर्भर थी। ठीक है, आज से 10-20 साल पहले जो है बैंकों की सेवा जो है सिर्फ कर्मचारियों पर निर्भर थी, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों की सेवाओं को कई गुना बढ़ाकर बैंकिंग सुविधा को घर घर तक पहुंचा दिया है। आज हम कर्मचारियों के भरोसे नहीं हैं, हम बहुत सारा काम जो है खुद ही कर लेते हैं। आज एटीएम के माध्यम से रुपये जमा करना और निकालना, क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करना, रुपयों को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया है। पहले हमें किसी को पैसा सेंड करना होता था तो हमको बैंक जाना होता था, लेकिन आज हम घर बैठे ही जो है अपने पैसे सेंड कर लेते हैं। एटीएम से एटीएम में ही ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे के खाते में पहुंचा देते हैं। पैसा निकालने के लिए हम जो है एटीएम के माध्यम से कभी भी पैसे निकाल लेते हैं। आज वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, ये सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज हर काम लगभग ऑनलाइन हो गया है। लोगों को जो है किसी दफ्तर में जाकर बैठना या लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी इंटरनेट कैफ़े या ऐसे जगह जहाँ पर ऑनलाइन काम किए जाते हैं वहाँ पर जाकर जो है अपना वो सबमिशन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट से किसी भी क्षेत्र की जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। बीपीओ का उपयोग करके सेवा क्षेत्र ने अपनी बीमा को और अधिक बढ़ा दिया है। बीपीओ मीन्स होता है बिजनेस प्रोसेस आउट सर्विस। क्या? बिजनेस प्रोसेस आउट सर्विस। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ने सीमा को और अधिक जो है सेवा क्षेत्र को और अधिक जो है बढ़ा दिया है। जैसे कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी अमेरिका को विभिन्न सेवाएं कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से देते हैं। अगर अमेरिका का निवासी अपने बैंक खाते या अस्पताल संबंधी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह दिए गए नंबर पर कॉल करता है। कॉल सेंटर से व्यक्ति उनके कंप्यूटर रिकॉर्ड को देखकर जवाब दे देता है। उसे इस कॉल सेंटर के माध्यम से जवाब प्राप्त होता है। यही बीपीओ कहलाता है। कंपनी अपनी लागत कम और लाभ अधिक करने के लिए ऐसे एजेंसियों से सेवाएं लेती है कि वो अब इसके बदले में अगर रेगुलर कर्मचारी रखेगा तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ऐसी सेवा देने वाली एजेंसियों को जो है वो काम दे देते हैं। सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर और उनसे जुड़ी प्रौद्योगिकी का निर्यात कर
भारत विश्व के अन्य देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। पहले की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हमें अन्य वस्तुओं को आयात करने का अवसर मिलता है। सेवा क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आज सेवा का क्षेत्र का योगदान घरेलू उत्पादन में 57% है, वहीं रोजगार में इस क्षेत्र की सहभागिता केवल 25% है। ये भी एक समस्या है कि जीडीपी जो है 57% है, जबकि रोजगार जो है केवल 25% है। सेवा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तो अधिक है, परंतु इसमें बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिल पाता है। जैसे अभी हमने देखा बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार केवल 2% है, परंतु इनका योगदान 17% है। एक और इन सेवाओं के लिए उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ इसमें ऐसे उपक्षेत्र भी हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, परंतु जीडीपी में योगदान इनका काफ़ी कम है। जैसे छोटे व्यापार व स्वरोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उनके पास अपना खुद का काम है, परंतु इनका जीडीपी में योगदान जो है कम है। इसे सेवा क्षेत्र का दोहरा रूप दिखाई देता है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत काफ़ी कम हैं। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 70% है। अर्थात दिहाड़ी मजदूरों की संख्या अधिक है जिनके पास रेगुलर रोजगार नहीं होता है। सेवा क्षेत्र की एक और चुनौती है ठेकेदारी प्रथा। यह ज़्यादातर असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ सेवा नियोजकों के लिए तो लाभदायी होती है, परंतु श्रमिकों के लिए नहीं। अर्थात जो मालिक हैं उसके लिए ये चीज़ें जो है बहुत अधिक लाभप्रद है, परंतु जो मजदूर है उसके लिए ये अच्छी नहीं होती है। उनका अधिक से अधिक जो है शोषण होता है। बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई है, जैसे व्यापार एवं परिवहन की सेवाएं। यदि कृषि एवं विनिर्माण उद्योगों का विस्तार होता है तो इसमें उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार तथा परिवहन की सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। इस प्रकार हर एक क्षेत्र की वृद्धि दूसरे क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करती है। बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। वीडियो को सभी बच्चे पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।